परिचर्चा अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, लोकेश गुलियानी जी, जो हमारे एक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए जयपुर से आए हैं। लोकेश जी एक ऑथर है, एक स्टोरी टेलर है, एक पोएट है, एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है और इनकी जादुई आवाज़ लोगों को मेस्मराइज कर देती है। तो लोकेश जी, वेलकम टू द शो। इट्स एन ऑनर to have you here. Same here. Thank you तन्मय जी, thank you so much. तो शुरुआत में एक सवाल है जो हम करीब करीब अपने हर गेस्ट से पूछते हैं, उसके एक प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। आप ऑथर हैं, आपकी मल्टीपल बुक्स हैं जी। आपने कब कैसे ये सोचा कि आपको एक ऑथर बनना है, आपने लिखना स्टार्ट किया और एक ब्रीफ जर्नी जो आपको यहाँ तक पहुँचा? इसका जो ओनस है ना, वो मैं अपनी वाइफ पर डालना चाहूँगा क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्रोफेशनली या कहूँ सीरियसली राइटिंग में जाना है। रेडियो टेलीविज़न का मेरा करियर रहा, उसमें राइटिंग स्क्रिप्ट्स के माध्यम से हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन 2013 या 14 की शुरुआत में ऐसा कुछ हुआ कि मुझे एक बुरा सपना आया रात को और वो याद रह गया। ओके। तो ये मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि यार मेरे को ना ऐसा एक बड़ा अजीब सा सपना आया और उनको मेरे राइटिंग स्किल्स समहाउ पहले से पता थे क्योंकि वो मेरे साथ टेलीविज़न में अपने प्रीवियस ईयर्स में काम कर चुकी थी एज एन एंकर। ओके। आई वॉज द प्रोड्यूसर, शी वॉज द एंकर। तो उन्होंने मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट्स भी पढ़ी थी तब, तो उनको ये बिलीव था कि भाई ही कैन राइट। तो उन्होंने मेरे को बोला आप इसको लिख लीजिए, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। मैंने कहा ऐसा कोई खूबसूरत सपना तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने वो लिख के छोड़ दिया। पर फिर पता नहीं क्या था कि वो मुझे अर्ज करता रहा और वो डेवलप होता चला गया। और उन दिनों मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, तो मेरा जंगलों में जाना, आइसोलेटेड साइट्स पे जाना, जैसलमेर वगैरह के मेरे खूब चक्कर लगते थे। और जैसलमेर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह भी है और बहुत अलग सी जगह भी है। आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड हॉन्टेड, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। तो बस वो सपना और उन लोकेशंस का अपना मैं कहूँगा जादू, वो जुड़ता चला गया। वो मैंने शुरुआत तो करी थी कि मैं एक इंटरनेशनल नावल लिखूँगा जिसमें कुछ इंटरनेशनल कैरेक्टर्स होंगे और ये एक कॉमेडी होगी। ओके। और 2-3 चैप्टर्स तक वो नावल ऐसा चला है कि आपको पढ़ते हुए कहीं पता नहीं लगेगा कि ये किस तरफ जा रहा है। लेकिन फिर वो पता नहीं किसने वो बैठ के लिखवाया मुझसे, मुझे खुद नहीं पता। और फिर वो जो पहला नावल था जे, वो एक पैरानॉर्मल थ्रिलर की तरह निकल के आया और जो आपके सपने पे बेस्ड था। हाँ जी, और वो सपना उस नावल के अंदर है और ये कहीं मैंने उसके फॉरवर्ड में लिखा भी है। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई। ये है 2014-15 की बात है। 15 में तो किताब आ गई थी, 14 में लिखा होगा क्योंकि करीब 8-9 महीने 10 महीने ये चलता रहा सिलसिला। फिर उसके बाद दूसरी नावल आई बोध, उसको आने में 2-3 साल लगे और फिर तो ये कहूँगा मैं ये सिलसिला निकलता चला गया। फिर मैंने शायद कभी राइटिंग में गैप रखा भी नहीं। एक आध किताब हर साल आती ही रही और 7 तक की गिनती तो क्या है, सीधी सीधी है। किताबें आई हैं 8, 9, 10 जो गिनती है किताबों की, वो इस तरह से है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार कॉन्शियसली बच्चों के लिए लिखा। ओके। इससे पहले मैंने कभी बच्चों के लिए नहीं लिखा था। मैं अवॉइड ही करता था। क्यों करता था मुझे नहीं पता। शायद उसके पीछे रीज़न ये था कि मुझे लगता था कि स्टैम्प नहीं लग जाए। चिल्ड्रन ऑथर। हाँ, चिल्ड्रन ऑथर, कि भाई एक तो ये नाम भी अटपटे से रख देते अपनी किताबों के और कवर्स भी पता नहीं कैसे हैं, तो बोले कि ये तो बच्चों के ही ऑथर है। तो मैंने कहा कि यार एक बार अपने आप को चैलेंज भी करके देखते हैं। इट वॉज अ चैलेंजफुल टास्क, इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। मतलब
मुश्किल है बच्चों के लिए लिखना, मुझे इतना समझ में आया। और उसमें जितना मुझे रीराइट और एडिटिंग करनी पड़ी उतनी मैंने शायद बड़ों के नॉवेल्स के लिए भी नहीं करी। तो 2015 से ये सिलसिला शुरू होके 10 किताबों पे 2025, और अब मेरा एक नॉवल आने वाला है, वो उसको 11वीं किताब कह सकते हैं आप। तो इस तरह से चल रहा है। और मेरी ये इस तरह से रहता है मामला कि एक नॉवल लिखना है, उसके बाद स्टोरी पे आना है, स्टोरी कलेक्शन कह लीजिए, एंथोलॉजी कह लीजिए, हाँ। तो फिर जब स्टोरी पब्लिश हो जाती है फिर मैं नॉवल पे चला जाता हूँ। और पोएट्री वगैरह मैं अपने शौक के लिए करता हूँ, उसमें मुझे एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है कि वो मुझे अपने शौक के लिए करनी है, वो मेरा एक स्ट्रेस बस्टर है। इट्स लाइक दैट। आप शॉर्ट स्टोरीज भी लिख रहे हैं जी, आप नॉवेल भी लिख रहे हैं। अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपको 4 किताबें लगातार निकालनी है, तो व्हाट वुड यू प्रेफर एंड व्हाई? अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एज वेल एज अ नॉवेल। अगर ये कहा जाए कि जॉनर एक ही रखना है या मीडियम एक ही रखना है, अगर शॉर्ट स्टोरीज है तो चारों शॉर्ट स्टोरीज होंगे, और अगर नॉवेल है तो चारों नॉवेल होंगे। नहीं, नॉवल तो फिर 4 नॉवल निकालना तो इट्स अ बिग टास्क। नो, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। अगर कहा जाता है 4 साल है, 4 साल में आपको 4 किताबें देनी है, तो शॉर्ट स्टोरीज और नॉवल, एंड व्हाई? अच्छा, मेरे चॉइस है क्या कि मुझे फॉर्मेट एक ही रखना है? हाँ, फॉर्मेट एक ही रखना है। जस्ट एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। तो मैं फिर स्टोरीज लिखना पसंद करूँगा। उसका रीज़न ये है कि वो मुझे वैरायटी देगा और मेरी राइटिंग को और ब्रॉड करेगा, और मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे सोचना पड़ेगा, और उसमें थोड़ी सी इर्रेगुलरिटी भी रह सकती है। इर्रेगुलरिटी मतलब आप रोज़ लिखें ये ज़रूरी नहीं है, नेचुरली, है ना। लोग कहते हैं कि रोज़ लिखना चाहिए, बीइंग एन ऑथर दिस इज़ द मंत्रा, यू राइट डेली, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक कहानी लिख के तो आप 2-3 दिन 4 दिन का विराम दे सकते हैं आराम से, हफ्ता 10 दिन नहीं भी लिखा, डजेंट मैटर। पर नॉवल में जब आप वो सिलसिला तोड़ते हैं और फिर उससे जुड़ते हैं, तो आप इंटेंसिटी के उस पेज पे नहीं होते हैं, या तो आप ज़्यादा होते हैं या आप कम होते हैं। आप इंटेंसिटी वाले सेम पेज पे नहीं होते, और वो फ्लो जोड़ना नॉवल के लिए, वो कॉन्टिन्यूटी तोड़ना, वो थोड़ा सा सही नहीं है। वो पता भी चल जाता है। हाँ, आपके दो चैप्टर्स में जहाँ वो कंटिन्यूटी टूटी होती है, वो पढ़ने पता चल जाता है, पता लग जाता है, बिल्कुल। और अगर आपने एक नॉवल एक फ्लो में लिखा है तो उसका एक रंगत अलग होती है, और एक नॉवल जिसको आपने टूट टूट के लिखा है, बहुत सालों में लगा दिया, जिसको बहुत अरसा लगा दिया लिखने में, उसकी कॉन्टिन्यूटी वो पढ़ने वाले को, जैसा आपने बोला, वो एग्जैक्टली पता लग जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल है मनोहर श्याम जोशी, उन्होंने कसब अपना एक नॉवल है, उनका बहुत बहुचर्चित नॉवल है, बहुत अच्छा नॉवल है कसब। वो उन्होंने 40 दिन में लिखा था। ओके, ठीक है, वो शूटिंग पे गए हुए थे, और वो बेसिकली स्क्रीन के लिए ज़्यादा लिखते थे। ओके, तो शूटिंग के दौरान कहीं उन्होंने पहाड़ों में उसको सोचा और लिखा, तो 40 दिन में उन्होंने निपटा दिया था। और जब आप पढ़ते हैं तो वो 40 दिन की छाप, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जल्दबाजी में लिखा हुआ, क्योंकि वो इतना सुघड़ नॉवल है, अच्छा नॉवल है। तो वो जो कॉन्टिन्यूटी वाली बात है वो उसमें दिखती है कि भाई किसी ने दिल लगा के लिखा है। हाँ, दिखता है। अच्छा, आपकी जो स्टोरीज हैं जी, या आपके जो नॉवेल्स हैं, जैसे अभी आपने कहा कि इनिशियली आपका प्लान था एक इंटरनेशनल नॉवेल लिखने का, है ना, तो क्या ये रीज़न है, या क्या रीज़न है जिसमें आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें फॉरेन नाम ज़्यादा होते हैं? ओके, ये आप जैसे अगर हम बोध में देखें तो बोध में सारे नाम जो हैं वो इंडियन नहीं है ना, उसमें तो इस दुनिया के ही नाम नहीं है। और अगर आप जे भी पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ फॉरेन कैरेक्टर्स हैं, इंडियन भी हैं। खैर, हाँ, क्योंकि जे तो मैंने लिखी ही ये सोच के थी कि मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ जिसमें इंटरनेशनल अपील है ना, वो किसी रीजन या किसी एक घर से रिलेटेड स्टोरी नहीं है।
और वो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा इट्स एन इंटरकॉन्टिनेंटल थिंग, राइट। कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, और फिर वो एक जगह आके एक पर्पस के लिए जोड़ते हैं, है ना, और उस पर्पस पे काम करते हैं और फिर अपने अपने मोटिव्स पे चल देते हैं। तो वो फील तो है वहाँ पे। रही बात बाकी चीज़ों में ऐसा करने की या सोचने की, तो वो पर्पसली तो मैं नहीं करता, वो नेचुरली हो जाता है। और आजकल तो लोग अपने बच्चों के ही नाम ऐसे रखते हैं कि आपको पता लगेगा यार कि ये तो हमारे सोसाइटी का ही नाम नहीं है, पता नहीं कहाँ से रखा है नाम। तो ये कह लीजिए समय के साथ करना पड़ता है। अच्छा, पहला जो आपका नॉवल था जे, जी, इट्स अ पैरानॉर्मल थ्रिलर, राइट, एंड इट इज बेस्ड ऑन अ ड्रीम दैट यू सॉ, सॉर्ट ऑफ, है ना। अब ड्रीम तो इतना बड़ा नहीं देखा होगा नेचुरली, आपने फिर उसको इलेबोरेट किया, 1 पेजर, है ना। तो क्या सिर्फ वो ड्रीम सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल था इसलिए पहली किताब पैरानॉर्मल बैठी, या कॉन्शियसली जब आप इंटरनेशनल थ्रिलर लिखने की बात कर रहे थे तब भी कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बात थी कि भाई पैरानॉर्मल एलिमेंट तो इनकॉर्पोरेट करना ही है? कॉमेडी सोच के लिखा था उसको कि कोई एक ब्रिटिश कपल आता है और वहाँ पे ऑलरेडी मतलब कहीं जैसे टेंट अकोमोडेशन में जैसलमेर के धोरों में छुट्टियाँ मनाने, और वहाँ पे ऑलरेडी एक कपल होता है और वो दोनों आपस में इंटरमिंगल हो जाते हैं, है ना, एंड दे आर प्लेइंग विद ईच अदर और दूसरे की पीठ के पीछे, और उनको पता नहीं है। तो मैं उस तरह की कुछ सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट करना चाहता था। ओके। और वो शुरुआत भी उसी तरह से की थी, फिर वो कहाँ चला गया वो आइडिया, और ये आइडिया कैसे हावी हो गया, ये सब कुछ नेचुरली हुआ। तो इस प्रोसेस को लेके तो मैं यही कहूँगा कि ये ऊपर वाले की शायद रज़ा थी कि भाई तू ऐसे ही शुरू कर। तो ये ऐसे ही हुआ। आपने अपनी जितनी भी सर्विस की है या जो आपने जॉब किया है या नौकरी करी है, व्हाटएवर इट इज, एंड यू आर अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आल्सो, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है ना? क्योंकि बहुत मैं क्लेम नहीं कर रहा कैमरा पे, हाँ जितनी हमने सुनी है आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी से मतलब अगर आप ग्रामेटिकली सही बोल रहे हैं तो नेचुरली उसे अच्छा ही माना जाता है। उसके बावजूद भी why do you prefer to write in हिंदी? मेरे अंदर से नहीं आता इंग्लिश में कुछ लिखना, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं इंग्लिश में सोचता भी नहीं हूँ। और मुझे तो लगता है कि मैंने हिंदी को ही नहीं ढंग से अभी तक लिखा पढ़ा सीखा, तो मैं किसी दूसरी लैंग्वेज पे अभी से जंप क्यों करूँ। और ये भी मैं कहूँगा कि मेरा जुड़ाव इंग्लिश लिटरेचर से होते होते रह गया। ओके। उसके पीछे कई रीजंस हैं। एक तो मेरी पढ़ाई भी एक बड़ा रीज़न है कि वो अलग अलग मीडियम्स में होती रही। फिर मेरे घर में कोई इंग्लिश का ऐसा कोई माहौल नहीं है ना, मैंने कभी घर में इंग्लिश के ऐसा कुछ नॉवेल्स वगैरह आते देखे हमारे घर में। जो कुछ आया हिंदी में ही आया, घर में सभी हिंदी ही बोलते हैं। अब जो मेरा बेटा है 17 साल का, वो भी हिंदी में ही बात करना पसंद करता है। इंग्लिश सबको आती है बट उसको थोपने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कोई नेसेसिटी नहीं थी मेरे सामने कि मैं इंग्लिश में अपना क्रिएटिव काम करूं। मुझे इंग्लिश आसान ऑफिशियल काम के लिए लगती है कि ऑफिस का सारा काम इंग्लिश कम्युनिकेशन के थ्रू अच्छे से निपटाया जा सकता है, लेकिन उसको मैं क्रिएटिवली भी अपने ऊपर थोपूं और मैं इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूं, ये दिमाग या ये थॉट मतलब मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। मैंने अपने एक आध नॉवल को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके उसको रखने की कोशिश ज़रूर करी, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं। अच्छा, आप एक बहुत मेस्मराइजिंग स्टोरी टेलर हैं, वो हम कल इवेंट में देख भी चुके हैं, है ना, सुना हुआ भी है हमने आपको जी। अब एज अ स्टोरी टेलर, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डिड यू कन्वर्ट योरसेल्फ, जब आपने किताब लिखनी शुरू करी नेचुरली,
आप एक ऑथर थे, आपकी पब्लिश्ड बुक्स आई, पहली किताब आई, दूसरी किताब आई, तीसरी किताब आई, अलग अलग थीम्स पे हैं किताबें। बोध जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जे जो है वो सुपरनैचुरल है, हिम्मत की लाली थोड़ी सी सोशल रोमांटिक टाइप की किताब है। हाँ, तो स्टोरी टेलर बनने का कैसे जहन में आया? देखिए, ये तो डेफिनेट सी बात होती है, कुछ चीज़ें इनबॉर्न होती हैं जो शायद एक सर्टेन टाइम के बाद उजागर हो जाती हैं, वो तो ठीक है। बट बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, कोई भी XYZ, जैसे आपके यहाँ एक माइक पे स्टोरी टेलिंग की कैपेबिलिटी आपकी है, शायद इनबॉर्न ही है। बट ये ख्याल कहाँ से आया कि मैं स्टेज पर, माइक पर अपने ख्याल एक स्टोरी टेलर की तरह व्यक्त करूँ? ऑल्दो यू आर 100% सक्सेसफुल इन दैट, बट कभी तो वो ख्याल आया होगा, और कैसे? अच्छा लगता है। नहीं, वो तो दूसरों को भी अच्छा लगता है सुनने में। बेसिक थॉट ये है, मेरे को सुकून मिलता है जब मैं अपना लिखा खुद अपनी आवाज़ में पढ़ लेता हूँ, तो मुझे एक दिली सुकून मिलता है। मैं किसी को सुना देता हूँ, शायद ये मेरा ऐसा पैशन कह लीजिए या फितरत कह लीजिए, शायद ये रेडियो की वजह से भी डेवलप हुआ कि मेरा करियर रेडियो में बहुत गया। मैं रात का एक शो किया करता था और कैमरा पे हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे दीवाने बहुत थे। आज भी बहुत है। आज का तो नहीं पता, उस ज़माने में अच्छे खासी तादाद थी जो मुझे रेडियो पे सुनती थी। RJ सनम के नाम से मेरा प्रोग्राम आता था, अजमेर में आता था, और फिर बाद में जब मैंने ब्रांड बदला, मैं जयपुर आके करने लगा, तो सिंडिकेटेड शो जाता था, वो भारत के 7 शहरों में जाता था उस वक्त, और वो पॉपुलर शो था। खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक स्टोरी टेलिंग की बात है, तो मैं कहूँगा मैं ऑथर पहले हूँ, मतलब मैं लिखता पहले हूँ, उसके बाद मैं स्टोरी टेलर हूँ। रीज़न बीइंग, वो मेरा लिखा हुआ ही मुझे प्रेरणा देता है कि मुझे अब इसको बोलना भी है, क्योंकि जो मैंने लिखा है वो मैंने किस तरह से लिखा है, वो जब तक मैं अपने मुंह से नहीं बोल दूंगा तब तक मैं समझा नहीं पाऊंगा कि मेरे इमोशंस क्या हैं, है ना। हो सकता है आप उसको पढ़ रहे हैं, मैंने कहाँ पॉज देना चाहा है, कहाँ मैंने वो पंचुएशन किस तरह से यूज़ किया है, या फिर उसका एक्सप्रेशन क्या है, जब तक मैं एक बार अपने मुंह से नहीं निकाल दूंगा तब तक शायद लोग ना समझ पाएँ। ये भी एक कहीं पीछे बैक ऑफ द माइंड ये एक थिंकिंग है। प्लस मुझे अपनी बचपन की मेमोरीज़ याद हैं, जैसे स्कूल में मुझे खड़ा कर दिया करते थे 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड में मेरे दोस्त लोग कि भैया लोकेश चल सुना यार कुछ। मतलब जब 2 टीचर्स के बीच का पीरियड होता है, एक टीचर क्लास छोड़ रही होती है, दूसरी आने वाली होती है, तो 4-5 मिनट होते हैं, तो उस दौरान बच्चे मुझे खड़ा कर दिया करते थे। मेरे ही दोस्त क्लासमेट्स की, लोकेश तू कुछ कहानी सुना दे, तो जो उस टाइम नंदन, चंपक, चंदा मामा जो याद होती थी वो मैं सुना देता था, और वो बहुत अटेंशन के साथ सुनते थे। मुझे आप सुनाते ही ऐसे हैं? मुझे अचरज होता था कि यार मैं ऐसा क्या सुना रहा हूँ। बच्चों वाली एज थी, तो शायद वहाँ से वो कुछ रहा होगा, इनबॉर्न कह लीजिए उसको, और फिर वो टैलेंट पता नहीं कहाँ खो गया। बहुत सालों तक मतलब सुनाना तो मैंने पिछले 5-6 साल पहले ही शुरू किया, 18-19 से मान लीजिए। इससे पहले तो मैं सिर्फ लिख ही रहा था, सुनाने का मैंने कभी सोचा नहीं। रेडियो के वजह से ये कहूँगा थोड़ी झिझक खुली होगी। मैं आज भी एक इंट्रोवर्ट इंसान ही हूँ। जितना शोर शराबा, हल्ला गुल्ला माइक आने के बाद मेरे को सूझता है, और स्टेज पे आई एम अ डिफरेंट पर्सन, वैसे मैं नहीं। स्टेज से उतरने के बाद डिम लाइट्स, अपना एकांत, अपना एक कोना, मैं वही इंसान। मैं और मेरे ख्याल। हाँ, मुझे अपनी सोहबत मुझे पसंद है। अच्छा, स्टोरी टेलिंग पे ही एक और क्वेश्चन जनरल है। आजकल हम ये वर्ड बहुत ऑफन सुनते हैं और हर फील्ड में सुनते हैं, स्टोरी टेलर, चाहे वो एडवर्टाइजिंग की फील्ड में हो, चाहे वो ब्रांडिंग की फील्ड में हो,
है ना। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स तो चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को स्टोरी टेलर कहते हैं कि भाई इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ ब्रांड यू शुड हैव अ स्टोरी दैट इज़ क्रिएटेड, सच्ची झूठी जैसी भी है, बट इट्स यू शुड हैव अ स्टोरी एंड यू शुड बी अ गुड स्टोरी टेलर इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ ब्रांड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके लिए हु इज़ अ स्टोरी टेलर? मेरे लिए स्टोरी टेलर तो वही है जो परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल तरीके से कहानी सुना रहा है, जिसके सुनाने में फिक्शन का पुट है। ओके, है ना। जो बिजनेस के लिए इस टर्म को यूज कर रहा है तो फिर वो उसको इस टर्म के साथ कुछ और भी लगाए, कि वो कोरी कोरी स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहा, वो बिजनेस स्टोरी टेलिंग कर रहा है, या कुछ और बोले। ओके, है ना। कोई और किसी और चीज के लिए कर रहा है, मोटिवेशन के लिए कर रहा है, तो वो बोले कि भाई मैं आई एम अ मोटिवेशनल स्टोरी टेलर। हाँ, सिर्फ स्टोरी टेलिंग वर्ड जब आप यूज करते हैं तो आप कायदे से इस वर्ड का मिसयूज कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसका आपको रीजन बताता हूँ, ये एक्सपीरियंस मुझे प्रैक्टिकली बहुत हुए। मेरा जो प्रोफाइल है वो इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क पे है। ओके, है ना। तो मुझे गाए बेगाए फ़ोन कॉल्स आते हैं और प्रोग्राम्स के लिए आते हैं। ठीक है ना। लेकिन उनकी जो डिमांड होती है वो होती है कि साहब हमको कॉर्पोरेट के लिए स्टोरी टेलिंग करवानी है। सो तब मैं उनको बोलता हूँ आपको कॉर्पोरेट के लिए करवानी है, ठीक है, आई कैन डू दैट, बट व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। वो कहते हैं हमारी सेल्स नहीं बूस्ट हो रही। तो मैंने कहा मेरी कहानी सुना के आपकी सेल्स कैसे बूस्ट हो जाएगी? मुझे तो नहीं समझ में आया। तो बोला आप किस तरह से कहानी सुनाते हैं? मैंने कहा जो मेरी कहानियां लिखी हुई हैं मैं तो वही सुनाता हूं, और उससे किसी को क्या लेना है वो जाने। मुझे क्या पता कि उसको आपके सेल्स मैनेजर को कैसे उससे पुश मिल जाएगा कि वो उसकी सेल्स बूस्ट हो जाएगी। तो बोलते हैं आप स्टोरी टेलिंग नहीं करते। मैंने कहा मैं तो पूरी तरह से स्टोरी टेलिंग करता हूँ। नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात, आप बिजनेस के लिए। तो मैंने कहा आप ये बोलिए आपको बिजनेस स्टोरी टेलिंग करवानी है ना, आपको कॉर्पोरेट स्टोरी टेलिंग वगैरह, वो जो आप कह रहे हैं वो बेसिकली जैसे लोग एनेक्डोट्स शेयर करते हैं, है ना, कोई मोटिवेशनल किस्सा सुना देते हैं और उसको स्टोरी टेलिंग का नाम देते हैं। तो मैं इस टर्म के मिसयूज के खिलाफ हूँ। और ये चीज़ मैंने बहुत पुख्तगी के साथ लिंक्डइन वगैरह पे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक आध बार शेयर भी की है। और जो मेरे फेलो राइटर्स हैं, मेरे साथ वाले कंटेम्प्रेरी ऑथर्स वगैरह, स्टोरी टेलर्स, दे ऑल एग्री टू दिस कि यार लोकेश ये बात सही है और इससे हमको नुकसान तो पहुंच रहा है। तो मेरी सही में आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से भी अपील है कि अगर आप किसी तरह से इस चीज़ को बचा पाएँ और लाइंस को आप रख पाएँ बीच में जो ब्लर हो रही हैं, तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम इससे जो ट्रेडिशनल स्टोरी टेलर्स हैं, जो ऑथेंटिक स्टोरी टेलर्स हैं, वो इससे अछूते रहेंगे और आपका काम भी चलता रहेगा। दोनों चीज़ें इंटरमिंगल नहीं होंगी। इसी में ही अगर आप ये मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एज अ ब्रांडिंग कंसल्टेंट व्हेन आई वाज टॉट मार्केटिंग, तो हमको एक चीज़ सिखाई गई थी कि आप अपनी जो लाइफ है उससे जो एक्सर्प्ट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, आप वो निकालिए और आप वो क्राउड को सुनाते हैं जब इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी विच कैन बी अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर देम। ज़रूरी नहीं है हर कोई मोटिवेट हो। अब अगर मैंने अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स लिए और उनको बेस करके मैंने एक स्टोरी क्रिएट की, आप उसको रियलिस्टिक स्टोरी भी कह सकते हैं या रियलिस्टिक फिक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो 19-20 करना ही पड़ता है। एंड इफ़ आई एम टेलिंग दैट पर्टिकुलर स्टोरी ऑन स्टेज टू अ सेट ऑफ ऑडियंस which might contain corporate people or individuals who are actually there for motivation, तो उस केस में why I am not a storyteller? ओके, आप उसी सवाल को और आगे बढ़ा रहे हैं रिफाइन करके
आप अपने आप को कुछ भी कह सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, नहीं है। जनरली मैं वो नहीं। दूसरी बात, आप जो बात कह रहे हैं वो एक कोट पे जाती है, दैट माई मेस इज माई स्टोरी, सॉर्ट है ऑफ। ना, सॉर्ट ऑफ, कि माई मेस इज माई मैसेज थ्रू अ स्टोरी बेसिक। हाँ, मतलब मेरा जो संघर्ष है मैंने उसको एक हाँ। स्टोरी के फॉर्म में फॉर्म में बताया दे दिया। ताकि दूसरे आदमी भी कर सकें। अब हो क्या रहा है, इससे जिस तरह की इंस्पिरेशन लोगों को मिल रही है ना, मैं, हो सकता है लोग इस चीज़ पे एतराज़ करें कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन इसका जो रिपरकशन मैं देख रहा हूँ वो ये है कि लोग अब, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट सर्वाइवर्स को स्टोरी टेलर्स मानने लग गए। आई एम गोइंग बैक टू अगेन माई पॉइंट कि स्टोरी टेलिंग परंपरागत रूप से स्टोरी टेलिंग है। जब आप सही में एक कहानी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें फिक्शन का पुट है, ट्रूथ भी हो सकता है, लेकिन वो स्टोरी की फॉर्म में होनी चाहिए। अब साहब ये होता है कि मैंने एवरेस्ट चढ़ लिया, वो भी स्टोरी टेलिंग है। मैं कैंसर से बचाव कर लिया, वो भी स्टोरी टेलिंग है। मैं किसी जहाज़ पे था 15 दिन, वो भी स्टोरी टेलिंग है ना। मैं किसी खतरे से बचाया, वो भी स्टोरी टेलिंग है। तो फिर तो सभी स्टोरी टेलर्स हैं। आप फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हु इज़ एक्चुअली अ स्टोरी टेलर? मैं जितना आपकी बात से समझा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ वी लीव आउट द रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस कन्वर्टेड इनटू अ स्टोरी, दे आर एक्चुअली नॉट स्टोरी टेलर्स, दे आर जस्ट मोटिवेशनल एनेक्डोट्स। और अगर आप एक फिक्शनल कैरेक्टर्स डेवलप करके, एक फिक्शनल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करके और एक फिक्शनल स्टोरी बनाते हैं, मैं ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है कि मैं किसे स्टोरी मानता हूँ, किसे नहीं मानता, किसे स्टोरी टेलर कहूँगा, किसे नहीं कहूँगा। हो सकता है आप उस चीज़ से एग्री ना करें या फिर हमारी ऑडियंस ना करें, लेकिन जब तक आपको अपने दिमाग में क्लैरिटी है तो आपका विजन ब्लर नहीं है ना। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देन इट इज़ वेल एंड गुड। आप अगर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, फिर तो हर चीज़ स्टोरी टेलिंग है, फिर तो आप छोड़ दीजिए। फिर तो यह है कॉर्पोरेट में जो हो रहा है आज की तारीख में स्टोरी टेलिंग हो रही है। तो हम इस सवाल से आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, हम आपके ख्यालों पे जाते हैं, क्योंकि आप लिखते बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकली पोइट्री। स्टोरीज़ की बात तो हमने करी है, आप सुनाते भी बहुत अच्छा है अपना ख्याल। खैर वो तो आप, क्योंकि आप स्टोरी टेलर हैं, आपकी स्टोरीज़ बहुत मेस्मराइजिंग होती हैं, सुनाने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो नेचुरली वो ख्याल पढ़ने का तरीका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेस्मराइजिंग होता है ना। हमने तो सुना है। अब आजकल हम पोइट्री सुनाने के तरीके में भी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, नॉर्मली मैं पोइट से पूछता हूँ। हमने बचपन में देखे थे कवि सम्मेलन और मुशायरे, आज हम देखते हैं ओपन माइक। आप अपने आप को इनमें कहाँ प्लेस करते हैं? क्लोज माइक। ओपन माइक की शुरुआत तो अच्छी हुई थी, जिस तरह से शुरू में चीज़ें आई थी, लेकिन अब वो कहाँ जा रहा है भगवान जाने। मतलब अब तो मैंने खुद गालियाँ सुनी है माइक पे, मुझे नहीं पड़ी, कोई अपना कलाम सुनाने आया सो कॉल्ड ओपन माइक में कहीं, और वो ओपन माइक हो रहा है किसी बड़े साहित्यिक सम्मेलन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्लान होती है ना, तो उस शहर के लिए एक ओपन माइक भी रख दिया गया कि भाई साहित्यकार तो आएंगे, लेकिन उनका सेशन तो लंच के बाद है, उससे पहले क्या करें, चलिए ओपन माइक रख देते हैं, कोई भी जो कुछ भी सुनाना चाहे वो सुना दे। तो उस शहर के उत्साहित युवा, नॉर्मली युवा ही आते हैं, वो आके, एक तो ओपन माइक में वो ये नहीं समझ पा रहे कि भाई साहित्य का कार्यक्रम है तो उनको कुछ साहित्यिक चीज़ सुनानी है, वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट हो रही है। ओके। और उसके अंदर वो ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं जो
वो स्टेज की गरिमा को कम ही कर रहे हैं। तो वहाँ समझने वाली बात है। तो मैं अपने आप को ओपन माइक के लिए तो अब ठीक नहीं समझ पाता, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस नहीं है, वहाँ पे सारे परफॉर्मर्स हैं। ओके। हर एक को जल्दी है भाई, इसके 2 मिनट खत्म हो तो फिर मेरा नंबर आए, है ना, और फिर मेरे बाद किसी और का है, और हम 2 दोस्तों का हो गया और हम दोनों यहाँ से रफू चक्कर, ठीक है, अपनी एंट्री फीस थी 200 रुपये, वसूल हो गया, चलो रील आ जाएगी, है ना। तो कम से कम यार अब उस लाइन में तो मैं नहीं हूँ, ऑब्वियसली। हाँ। अदरवाइज मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि ये लाइन बहुत पेशेंस वाली है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और पहले अपनी राइटिंग को पॉलिश करें। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप बहुत ट्रेडिशनल मेथड्स में भी फंस जाएं, क्योंकि अब वो समय भी नहीं है, ऑब्वियसली, है ना। पहले तो ये होता था कि आप सालों साल अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में छपते थे, उसके बाद आप सोचते थे जब आपका बहुत नाम हो जाता था कि भाई चलो अब किताब लिखी जाए। मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा है, मेरी किताबें पहले आई है, पत्र पत्रिकाओं में तो शायद मैं अब कहीं छपूं या मैं कहीं दिखूं वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा चला है मामला। तो किसी का कोई भी तरीका हो सकता है, बस पेशेंस रखें। अब बात ये हो रही है कि अगर आप एक नॉवल लिख रहे हैं तो नॉवल लिखने में सपोज आपने फास्ट ट्रैक पे भी लिखा, जैसे अभी आपने एक जिक्र किया था भाई 40 दिन में वो नॉवल लिखा, तो 40 दिन में नॉवल ख़त्म करने का मतलब डेली एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स डिवोट हुए होंगे, है ना। और 40 दिन बहुत छोटा टाइम नहीं होता मेरे हिसाब से, तो एक क्षण भी छोटा नहीं होता अगर आपने किसी चीज़ में लगाया है ना। तो उसका जो आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि टाइम इज़ मनी अगेन, यही कहा जाता है। आपका टेक क्या है, क्या मतलब क्या आपकी व्यू पॉइंट है इस पे? आप पैसे के लिए लिखते हैं या आप लिखते हैं उसके बाद आपका ज़रिया ये रहता है कि भाई एटलीस्ट मेरी टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए, या ये सोच कहाँ तक वैलिड? सबसे पहले परिस्थिति पे जाना पड़ेगा कि किस ऑथर की क्या परिस्थिति है, किसने क्या सोच के लिखा है, किसी के लिए क्या लेखन ही उसका व्यवसाय है। जिसके लिए ऐसा है उसे तो फिर हर चीज़ सोचनी पड़ेगी, हर पक्ष देखना पड़ेगा और व्यवहारिक और व्यावसायिक पक्ष पहले रखना पड़ेगा। मेरे साथ लकीली ऐसा नहीं कि मुझे लिखने से पहले ये सोचना पड़ा हो कि भाई क्या ये बिकेगा भी या नहीं बिकेगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनली या पैसा कमाने के लिए तो नहीं लिख रहा था, मैं तो अपने शौक के लिए लिख रहा था। टाइम तो तब भी जा रहा था ना। ठीक है, टाइम तो हर चीज़ में ही जाएगा। टाइम तो ऐसे तो परिवार के साथ भी जा ही रहा है ना। टाइम तो ऐसे ज़िंदगी निकालने के लिए भी जा ही रहा है, एक एक दिन तो जा ही रहा है। लेकिन जब आप कुछ अपने मन का कर लेते हैं तो वो कहा जाता है वक्त का सदुपयोग हो गया। आप जब दोस्तों के साथ बैठे हैं, सदुपयोग हो गया, हाँ, हैविंग चिट चैट, मज़ा आ रहा है, बैठे हैं, बातें हो रही हैं, पता नहीं कहाँ से कौन कौन से प्रसंग निकल रहे हैं, और आप हंस रहे हैं बेतहाशा, पागलों की तरह हंस रहे हैं। तो आप कभी भी घर आके ये नहीं बोलेंगे यार आज तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया, है ना। सिमिलरली जब मैं कुछ लिख के उस दिन सोता हूँ, ओके, तो एक कहीं दबी हुई एक फीलिंग होती है कि हाँ आज कुछ हो गया, आज हाथ से कुछ निकल गया, आज दिन बेहतर रहा, या ये कहूँ कि ये दिन का सदुपयोग हो गया। और जिस दिन भी ऐसा कुछ भी क्रिएटिव नहीं होता तो ऐसा लगता है कि यार कुछ अधूरा सा है, वेस्ट हो गया आज दिन, आज कुछ हुआ ही नहीं, आज कुछ किया ही नहीं। तो वो आपके ऊपर है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है कि आप क्या मंशा पाल के लिख रहे हैं। मेरे लिए ये है कि चूंकि अब लेखन करते हुए इतने साल हो गए, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, प्रसिद्धि तो अच्छी लगती है, होनी भी चाहिए, है ना। पैसा उसके बाद आता है, पैसे को मैं प्रसिद्धि से आगे नहीं रखता, क्योंकि पैसा फिर भी आप कमा सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, लेकिन शोहरत संभालना वो पैसे से भी खतरनाक चीज़ है, और ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ओके, हाँ, आप
पैसा फिर भी संभाला जा सकता है, शोहरत संभालना हर एक के दिमाग के वश की बात नहीं है। वो जब सर चढ़ के बोलती है तो आदमी से गलतियां हो सकती हैं। तो ये है कि प्रसिद्धि मिले और प्रसिद्धि के साथ पैसा आए, कोई बुराई नहीं है, जितना आए उतना अच्छा। हाँ, अब लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो राइटिंग है वो दूर तक जाए और वो मल्टी फेसेट राइटिंग की तरह जाए, मतलब उसके सारे बहुआयामी चीज़ें उससे टारगेट सिद्ध होने चाहिए। किताब आई, किताब के साथ स्टोरी टेलिंग हो रही है, स्टोरी टेलिंग के साथ उसकी ऑडियो बुक आ गई, उसकी ई बुक आ गई, उसकी OTT पे बात चल रही है, तो आई एम हैप्पी, देन आई एम अ सेटिस्फाइड पर्सन। ओके, पैसा आ जाएगा अपने आप अगर ये सारी चीज़ें साध ली गई तो। लेकिन ये हो कि किताब बस 2-1 महीने चमक के बुझ जाए तो वो थोड़ा सा दिल को कचोटता है कि यार अपन किताब से तो हाँ, वैसे भी इमोशनल एक लिंक, हाँ, एक बॉन्ड होता कि है। हमने इसमें अपना समय दिया, तो ये उठा क्यों नहीं, क्या हमारे एफर्ट्स में कमी रह गई, वो फिर चिंतन मनन वाली बात है और किस्मत भी होती है। किस्मत देखिए। भी होती जी। अच्छा, आपके जो कैरेक्टर्स हैं, आप जब सपोज कोई नॉवल स्टार्ट करते हैं, नेचुरली सोच के करते हैं, प्लॉट सोचा जाता है, कैरेक्टर्स सोचे जाते हैं, कैरेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स सोची जाती है, उनको एक अमली जामा पहनाया जाता है कि भाई मेरा हीरो ऐसा लगेगा, उसकी ड्रेसिंग सेंस ये होगी, उसके फीचर्स ये हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सपोर्ट कास्ट ये होंगी, है ना। अब आपके कैरेक्टर्स आपकी लाइफ में कितना दखलंदाजी करते हैं? ऐसा मुझे बहुत ऑथर्स ने कहा है कि जिस दौरान हम किताब लिख रहे होते हैं उस दौरान हमारे दिमाग पे कैरेक्टर्स इतने हावी होते हैं, इट्स लाइक दे आर लिविंग विद अस। इस तरह का इतना इंटेंस एक्सपीरियंस तो मुझे मेरी पहली नॉवल का ही हुआ था, क्योंकि पैरानॉर्मल। हाँ, जब मैं उसको लिख रहा होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो कैरेक्टर, जो एक नूरा नाम का कैरेक्टर है, वो मेरे कहीं पीछे हवा में तैर रहा है सर के ऊपर, और ऐसा सोचते ही फिर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। और ये इंटेंसिटी वो पहली बार ही थी, उतनी इंटेंसिटी मैंने कभी कभार कोई एक सीन लिखते हुए ज़रूर महसूस करी होगी, लेकिन हमेशा नहीं हुआ ऐसा। अब शायद मैं उस फेज से बाहर भी आ गया कि मैं ये अलग अलग रख पाता हूँ दोनों चीज़ें। फिर ये भी है कि आपने अपने कैरेक्टर्स को कितना सोचा है। आजकल ये होता है कि लोग जब कैरेक्टर अपना नॉवल का या कहानियों का तय करते हैं तो वो उस कैरेक्टर की फीचर्स पे बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। आपको ये बल्कि सोचना चाहिए कि उस कैरेक्टर वो क्या सोचता है, सबसे पहले उसकी थॉट प्रोसेस है ना, फिर वो क्या बोलता है और फिर वो क्या करता है। तो ये जो कनेक्शन है ये बनना चाहिए। फिर तो आप उसको कुछ भी पहना दो, उसके मुंह पे कहीं भी कट लगा दो, है ना, उसके कहीं भी मस्सा गढ़ दो, इट डजंट मैटर, वो उसके फीचर्स हैं। लेकिन आप फीचर्स ही सोचे जा रहे हैं और आपने कैरेक्टर नहीं सोचा, तो फिर आप जब 10-12 कैरेक्टर डाल लेंगे तो सब एक जैसे साउंड करेंगे। तो वो डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए। हिम्मत की लाली में दोनों कैरेक्टर्स, हिम्मत और लाली, उनका ट्रेजिक एंड क्यों? अच्छा सवाल है। लोग एक्चुअली हैप्पी एंडिंग ज़्यादा पसंद करते हैं। वो ठीक है, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज होती थी, बड़ी फेमस थी। मैंने तो शेक्सपियर कभी पढ़ा नहीं। इस पे मुझे बहुत गालियां भी पड़ी थी। मैंने इसीलिए इसका स्पेसिफिक पूछा। गालियां इन द सेंस, मेरा एक दोस्त है जो मेरा रीडर भी है, जूनियर कम दोस्त है, तो उसने इसको पढ़ा और उसने मुझे 40 मिनट तक फ़ोन पे लताड़ा। बस गाली नहीं बकी, पर उसने जिस तरह से लताड़ा ना, मतलब ही गॉट वेरी हर्ट, भयंकर हर्ट हुआ। आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया,
क्या जरूरत थी, सब तो अच्छा चल रहा था। तो लगता है आपके कैरेक्टर्स उनकी लाइफ में ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं आपसे ज्यादा। अब मैं आपके असली सवाल पे आता हूँ। एक राइटर को अपने लेखन में ग्रेटर गुड की तरफ जाना चाहिए। ओके ठीक है, अगर मैं हिम्मत की लाली का जो आप संभावित एंड सोचते हैं, अगर मैं वो करता तो उसमें प्रेमियों की जीत होती, सिर्फ 2 प्रेमियों की जीत। पर जो मैंने एंड किया है, अगर आप उसको ठंडे दिमाग से सोचें तो वो प्यार की जीत है और समाज की हार है, उस सोच की जिसकी वजह से वो पूरा बवाल कटा था। तो मैं ग्रेटर गुड की तरफ गया हूं। मैंने उसका छोटा या कहूं कम असरदार एंड नहीं चुना। वो बहुत हैप्पी एंड, हैप्पी गो लकी टाइप एंड हो सकता था, मैं भी समझता हूँ, और पढ़ने वाले को भी शायद फील होता कि चलो हाँ ठीक है, मिल गए, ये तो होना ही चाहिए। क्यों? यानी आपने नजदीकी नुकसान करके दूर का फायदा सोचा। क्योंकि आप साहित्य से करना क्या चाहते हैं, साहित्य का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? यही तो है ग्रेटर गुड, सबका भला, सबका हित, साहित्य। तो अगर आप आपके नॉवेल्स में या आपकी कहानियों में, आपके लिखे हुए में वही मूल भावना नहीं है, तो फिर तो आप मनमानी कर रहे हैं ना। आप फिर साहित्य के लिए क्या कर रहे हैं? एज एन ऑथर आप रेगुलरली लिटरेचर फेस्टिवल्स में शिरकत करते रहते हैं, जहाँ जहाँ बुलाया जाता हूँ। हाँ ठीक है। तो बेसिकली अब जो प्रारूप है लिटरेचर फेस्टिवल्स का, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, जो प्रारूप है लिटरेचर फेस्टिवल्स का, उसके बारे में आपके विचार क्या है? मैं अगला सवाल तब पूछूंगा इसी से रिलेटेड। देखिए, मेरा अनुभव जो मेरे सीनियर्स हैं उतना तो नहीं है, क्योंकि कुल मिला के साहित्यिक मेरी जो एंट्री है वो 2015 से 25, 10 साल मान लीजिए। उसमें 2 साल तो कोविड के हटा लीजिए, 3-4 साल मुझे होश में आना कह लीजिए, जब मुझे पता लगा साहित्य क्या होता है और साहित्यिक सम्मेलन क्या चीज़ है। तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग आते आते 2020 आ गया, फिर 21 गया कोविड में, गया 22 में गया कोविड। तो बहुत प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो मैं ग्राउंड पे एक्टिव हुआ हूं 2023, और बहुत सीरियसली एक्टिव हुआ हूं। और उसके बाद फिर यह है कि पीछे पलट के देखने वाली बात नहीं है। फिर जो कार्यक्रम आते गए, फिर वो साहित्यिक सम्मेलन हो या मंच का कोई भी स्वरूप हो, मैंने अपने आप को वहाँ देखा। और लकीली मैं एक ऐसे शहर में भी रहा 5 साल, भोपाल, जहाँ पे साहित्यिक सम्मेलन होते ही रहते हैं। कोई ऐसा दिन मैंने नहीं देखा जहाँ उस शहर में कोई ना कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा। और बहुत कार्यक्रम, बहुत अच्छे अच्छे नाम वहाँ से निकले हैं, और अभी भी बहुत बड़े नाम वहाँ पे मौजूद हैं। साहित्यिक सम्मेलन बहुत हो रहे हैं। कई साहित्यिक सम्मेलन एजेंडाज को फुलफिल करते हैं, और बहुत सारे एजेंडाज ऐसा होते हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। अपन तो इस बात पे फोकस करते हैं कि अब भाई हम जा रहे हैं और हमारा रोल क्या है वहाँ पे। कई सम्मेलन ऐसे होते हैं जिनमें जाके बिल्कुल मज़ा नहीं आता। कई ऐसे होते हैं कि लगता है कि यार आ ही क्यों गए हम, और यहाँ पे बैठ के हम क्या गाजर मूली उखाड़ रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, मतलब बौखला भी जाते हैं। अच्छा, हमारा वाला किस श्रेणी में आता है? अब ऑन स्क्रीन आप बुराई तो कर नहीं सकते। ये प्रश्न आपको पूछना तो था नहीं, लेकिन आपने पूछ लिया। भाई इसमें तो हमारी भूमिका थी, तो इसको तो कैसे नकारें हम। सम्मेलन अच्छा रहा, खाना अच्छा था, ट्रीटमेंट अच्छा था, अच्छे से ठहराया गया, तो ये एक वैल्यू जुड़ती है। सम्मेलन में मेरा जो मोटिव रहता है वो ये होता है कि मैं उस सम्मेलन से क्या सीख रहा हूँ। मैं वो सारे सेशंस अटेंड करना चाहता हूँ जो मेरे
फेलो ऑथर्स या सीनियर ऑथर्स के थ्रू बोले गए हैं। मैं कोई भी सेशन मिस नहीं करना चाहता, और लेकिन मुझे उन सेशंस में कम रुचि होती है जिसमें साहित्य के इतर बातें ज़्यादा हो रही हैं। साहित्य और सिनेमा, साहित्य और OTT, साहित्य और कहूँगा कि ऑडियो बुक्स और ये सब रुचि है। मैं थोड़ा बहुत सुन सकता हूँ उसको, लेकिन बहुत लंबा आप उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते चले जा रहे हैं, तो वो मेरा रुचि का विषय नहीं है। मेरी रुचि के विषय कोर होते हैं जब कोई साहित्यकार लिखने के प्रोसेस पे बात करता है। ओके। जब कोई अपनी यात्रा बताता है और लिखने की विधा के बारे में बात करता है और साहित्य के गूढ़ सूत्र खोलता है, रहस्य खोलता है, तो मैं ऐसे सुनता हूँ, मुझे मज़ा आता है। मुझे लगता है कि किसी ने कुछ बोला और जो मेरे सीधे अंदर गया, वो एक लाइन अगर मुझे मिल जाए तो मेरा जाना सफल मैं मानता हूँ। चलिए, अदरवाइज तो ठीक है भाई, करते रहिए, चल रहे हैं। हाँ, ऐसे भी साहित्य सम्मेलन होते हैं कि सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात के 9 बजे भी खत्म होते हैं। आप बेहोश हो चुके होते हैं, क्या क्या हो रहा है आपके सामने, आपको कुछ नहीं पता है, बस आप बैठे हैं, हो रहा है कुछ। इसी सवाल का मैंने कहा ना कई पार्ट्स में होगा। दूसरा, इसका जवाब थोड़ा सा ऑफ बीट भी हो सकता है जी। साहित्य जगत में और स्पेसिफिकली क्योंकि वो साहित्य के बहुत सारी विभूतियाँ जो हैं वो आपको साहित्य कला, साहित्य उत्सवों में मिलती आती हैं, तो इसलिए मैंने साहित्य उत्सव में इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। जो एक सो कॉल्ड लिटरेचर ग्रुप है, जिनको आप कह सकते हैं बड़े ऑथर्स हैं, है ना। बड़े का मतलब पुराने ऑथर्स हैं, बड़े छोटा तो कोई ऑथर नहीं होता मेरे हिसाब से। जो नए बच्चे लिख रहे हैं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं अपकमिंग ऑथर्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो शायद उनके बराबर या शायद उनसे बेटर भी लिख रहे हैं। ओके, हो सकता है, बिल्कुल। यही चीज़ आर्ट में भी है। आर्टिस्ट जो है, नए बच्चे भी अच्छी कला बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर पुराने आर्टिस्ट हैं वही बना पाएंगे पेंटिंग या ऐसा कोई सेट पैरामीटर नहीं है। बिल्कुल। मगर ये सेट पैरामीटर ज़रूर है कि पुराने ऑथर्स या सो कॉल्ड वो लिटरेचर सर्कल जो है, अगर वो किसी प्रोग्राम में शिरकत कर रहा है तो नए ऑथर्स को प्लेस नहीं दी जाती है, और ये आपको ही पता नहीं दी जाती है ना। मैं तो ऑन स्क्रीन पूछ ही रहा हूँ सवाल, किस लिए आपके हिसाब से, और क्यों ऐसा होना चाहिए? क्या कोई नया बच्चा अगर बहुत अच्छा लिख रहा है तो क्या उसे उस ऑथर के बगल में खड़े होने का अधिकार नहीं है, जो एस्टैब्लिश तो नहीं कहेंगे, मतलब जो सो कॉल्ड बड़े ऑथर हैं? ये तो अब ये नहीं कि ये सोच का फर्क, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसा सवाल है कि जो तो जीवन के हर क्षेत्र में लागू है। इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ साहित्य में होता है। हाँ, इसीलिए मैंने आर्ट का भी बात की, क्योंकि सीनियरिटी भी कोई चीज़ होती है। आप अगर इसको इस तरह भी समझें कि एक वरिष्ठ, हाँ, लेकिन वरिष्ठ के बगल में कनिष्ठ, यानी सीनियर के बगल में जूनियर, या फिर दो कलाकार, छोड़ दीजिए, चलिए सीनियर जूनियर, इतनी सी बात पे आइए कि किसने साहित्य ज़्यादा देखा पढ़ा है, किसने ज़्यादा समझा है, या जीवन किसने ज़्यादा जिया है, उसकी आपको थोड़ी तो वैल्यू करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई टैलेंट अच्छा है और वो चमक बिखेर रहा है, तो आप के बस में नहीं है उसको रोक पाना। अगर वो रुकेगा तो अपनी गलतियों से ही, या अपनी, कहते ना कि टैलेंट तो था लेकिन उसमें ये ऐप भी था, वो बर्बाद हो गया। तो लोग अपनी गलतियों से ही बर्बाद होते ज़्यादा तो, या फिर जिनको दौड़ में जल्दी ज़्यादा होती है कि साहब थोड़ा सा ही समय मिला है, दौड़ लें बस। और ये जो फील्ड है, मैं फिर से बोलता हूँ, लेखन एक
ऐसी विधा है जो एक टॉर्टोइज वाली रेस है। आप अगर टॉर्टोइज हैं तो आप इसको देर सबेर जीतेंगे ही जीतेंगे। आपको अपनी बस वो चाल रोकनी नहीं है और आपको इससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि और लोग क्या कर रहे हैं। आप अपने खोपचे में घुस के अपना काम करते रहिए, अपने कोकून में रह के करिए। जब पर फैलाकर उड़ने का समय आएगा आपको खुद पता लग जाएगा। कंटेंट तो होना चाहिए ना पीछे, आपकी पीठ के पीछे आपका कंटेंट कितना है आपको सपोर्ट करने के लिए। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं। मैंने रेडियो और टेलीविजन में 10 साल काम किया, ठीक है। मैं समझता था मुझे बहुत आता है, मैंने बहुत काम कर लिया, मैं बहुत सिखा सकता हूं। फिर मेरी नौकरी लगी एक यूनिवर्सिटी में। मैं वहाँ एज अ प्रोफेसर गया, ठीक है। और वहाँ बच्चे अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे, और साहब अपन इस उसमें है कि अपने तो 10 साल किया है यार, अपन क्या है, तो बच्चे हैं कल के, इनको क्या मतलब क्या मेरे से पूछेंगे या मैं क्या इनको नहीं सिखा सकता। 10 दिन मेरे एनेक्डोट्स खत्म हो गए। 11वें दिन मेरे पास कंटेंट नहीं था साहब कि मैं इनको क्या बताऊं। आप किससे कहानियां कितने दिन सुना लोगे? आपके एनेक्डोट से थोड़ी वो कोई अपनी डिग्री लेने आया है। नेचुरली उसको तो करिकुलम चाहिए। फिर हमने पढ़ा, फिर हमने अपने नोट्स बनाए, फिर हमने अपनी पीपीटी बनाई, फिर पढ़ाया। तो अगर आप नए हो और आप ब्राइट हो तो 2 चीजें हैं। पहले सीखने की मंशा, हम्बल रह के। दूसरे पीठ के पीछे कंटेंट बोलना चाहिए। आपके पास अपना कुछ कंटेंट होना चाहिए, है ना, धीरे 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 बढ़ता हुआ। तब आप कह सकते हो कि साहब हाँ, मेरा अवतार जन्म ले चुका है, अब उसको कोई जगह दी जाए जहां वो ठीक समझे। घनिष्ठ वरिष्ठ वो सब बातें साइड में, लेकिन अब आते हैं ना साहित्यिक सम्मेलन वगैरह में ऐसे कई नए नाम आते हैं जो एक आध बार स्टेज पे 5 मिनट भी आते हैं तो चमत्कृत करके चले जाते हैं। तो आपको पता लग जाता है कि यार ये तो पुराना चावल है, दिखा अब है। अच्छा, एक कंसेप्ट पब्लिशिंग इंडस्ट्री में बड़ा प्रिवलेंट है आज की डेट में, जो कि मैं पर्सनली इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अमेज़न बेस्ट सेलर्स, और उसके पीछे पैसा भी बहुत खर्च कराया जाता है ऑथर्स से। मैं कराया वर्ड स्पेसिफिकली बोला है क्योंकि अगर किसी की पहली किताब आ रही है तो उसको नॉलेज का अभाव होता है। ये पब्लिशर का पार्ट है कि आप उसको गाइड करें, क्योंकि अगर आप उसकी पुस्तक छाप रहे हैं, जो कि 99% नहीं किया जाता, एंड इट्स अ रैट रेस टूवर्ड्स गेटिंग अमेज़न बेस्ट सेलर। अब इस क्वेश्चन में भी मल्टीपल पॉइंट्स है ना। अब क्या है, पहली चीज़ तो आपका व्यू पॉइंट अमेज़न बेस्ट सेलर को लेके, नंबर 1। नंबर 2, अमेज़न बेस्ट सेलर लगभग उसका जो क्राइटेरिया है वो ये होता है भी एक दिन में 100 किताब बिक गई, एक दिन में 150 बिक गई, तो अमेज़न का एल्गोरिथम आपकी किताब को बेस्ट सेलर बना देता है, ठीक है। और आप बहुत ज़ोर शोर से लिखते हैं अमेज़न बेस्ट सेलर, राइट। हमारा पब्लिशिंग हाउस है लिटरेरी लाउंज। अगर हम 100 किताब बेच लें एक दिन में, तो क्या हम लिटरेरी लाउंज बेस्ट सेलर लिख सकते हैं? और हमारा वैलिड क्यों नहीं है, अमेज़न का वैलिड क्यों है, वही 100 कॉपी बिक। ये प्रश्न जो है वैसे थोड़ा पब्लिशिंग साइड ज़्यादा चले जाता है, ऑथर से सीधा इतना संबंध नहीं रखता। फिर भी जितना मुझे समझ है मैं उतनी मैंने बात इसलिए करूंगा। पूछा क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स जो हमारे पास भी आते हैं या और लोगों के पास भी जाते होंगे, उनका एक सबसे पहली चीज़ क्या होती है, क्या मेरी किताब को आप अमेज़न पे बेस्ट सेलर बना सकते हैं? तो अब ये क्वेश्चन तो ऑथर की तरफ से ही आ रहा है ना। ठीक है, वो फिर एक अलग लीग हो जाती है, लेकिन फिर भी देखिए अमेज़ॉन एक समय पे, आज से शायद ज़्यादा भी नहीं, 1-1.5 साल पहले तक
बहुत हॉट स्पेस थी फॉर बुक्स। 2025 और थोड़ा और पहले 2024 मिड के बाद से मैं उसको उतनी हॉट स्पेस नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। आज की तारीख में जितनी किताबें साहित्यिक सम्मेलन से जारी हैं, बुक फेयर्स वगैरह से जारी हैं, जो कि एनबीटी जैसा जो बुक ट्रस्ट है, नेशनल बुक ट्रस्ट, वो लोग जितने बड़े लेवल पे अपने फेस्टिवल्स कर रहे हैं, बुक फेयर्स कर रहे हैं, वहाँ जितना क्वांटिटी में किताबें जाती हैं, मुझे नहीं लगता अमेज़ॉन से अब उतनी सेल हो रही होंगी। हाँ, लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड वॉल्यूम देखते हैं, इंडिया लेवल पे वॉल्यूम देखते हैं, तो वो वॉल्यूम की बात है, लेकिन वो उतना नहीं है जितना पहले होता था। और उसके रूल्स रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, स्टॉकिस्ट के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, पब्लिशर्स के लिए। शायद उनको मोटी रकम भी देनी पड़ती होगी एट टाइम्स, आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट अ पब्लिशर। लेकिन जो बेस्ट सेलिंग वाली बात है, तो ये था कि शुरू में ये एक स्टेटस सिंबल ज़रूर था। मेरी कुछ किताबें खुद मैंने कई बार टॉप 100 में देखी, एक आध किताब टॉप 10 के अंदर वाली रैंक में भी आई। लास्ट आई थिंक आई हैव एवर सीन माय बुक इन दैट रैंक, इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, लाइक टॉप 3। फर्स्ट तो मैंने कभी नहीं देखी, थर्ड तक कोई एक आध बोध का शायद कोई ऑडियो ऑडिशन, ऑडिबल ऑडिशन वहाँ एडिशन वहाँ पे आया था। लेकिन उससे मिलेगा क्या? यही तो क्वेश्चन है मेरा। हाँ, मतलब बेस्ट सेलिंग का तमगा मुझे तो थोड़ा सा, मैं कहूँगा, वियर्ड लगता है। वियर्ड भी लगता है क्योंकि एक सेट रूल नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता, मुझे मिला नहीं तो मैं क्यों बोलूं? है ना? क्योंकि मेरे लिए तो ये पैमाना नहीं है ना कि मेरी 100 किताब बिक जाए तो मैं अपने आप को बेस्ट सेलिंग बोल दूं। मैं 100 तक क्यों सीमित रहूं? मैं 10,000 तक क्यों नहीं जाऊं? मैं 50,000 तक क्यों नहीं जाऊं? मैं लंबी रेस का घोड़ा क्यों नहीं बनूं? तो और रही बात आप अपने उसके साथ जोड़े, तो मैं तो कहूंगा आप भी ना जोड़े। नहीं, मैं जोड़ते नहीं है। अगर अमेज़ॉन पे ही आपको अपनी किताब हिट करवानी है तो बहुत सिंपल तरीका है, आप किसी को पैसे दे दीजिए, ठीक है, और उसको बोल दीजिए भैया हर 4 घंटे में एक किताब बिकनी चाहिए अलग अलग एड्रेस पे, और आप अपनी रैंकिंग चेक करते रहिए। ये सिलसिला आप 1 महीना चला लीजिए, आपको दिख जाएगा आप उस कैटेगरी में पता नहीं कब नंबर 1 आके फिर डाउन पे भी जाने शुरू हो गए हैं। तो ये तो होता रहता है। आप जैसे ही उस कैटेगरी में कुछ किताबें बिकती हैं, उसकी रैंकिंग अपने आप अप डाउन होती रहती है। और कुछ किताबें अगर लगातार बिकती हैं तो आपको दिखेगा बहुत तेजी से आप टॉप 500, फिर टॉप 300, फिर 200, फिर 100, और फिर आप धीरे धीरे 50, 60, 55, फिर 10, डिपेंड्स, क्योंकि वो किताब लगातार बिक रही है तो वो अपनी रैंकिंग लगातार इम्प्रूव कर रही है। तो अगर आप इस थ्योरी पे भी जाएं तो ये वहाँ से भी अचीवेबल है। तो ये जितना पीआर एजेंसीज वगैरह हैं या जो मार्केटिंग जो गिमिक्स जानते हैं, समझते हैं, जो एल्गोरिदम वगैरह समझते हैं, वो करते हैं ये सब काम। ऑथर को इनिशियल पुश मिल सकता है, लेकिन अगर कंटेंट में दम नहीं है तो फिर ये है कि वो होता है ना, बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं रेस वाले, और उसमें एक बटन होता है नाइट्रेट और पता नहीं क्या, वो है ना रेस के, और उसमें वो दबाते हैं और फिर उनकी वो बाइक दौड़ पड़ती है, उड़ने लग जाती है कितनी देर। तो ये वही एन बटन है नाइट्रेट का, जिससे आप थोड़ी देर दौड़ सकते हैं या उड़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपका बाइक का या आपके साहित्य का वो मॉडल नहीं है तो ये बटन थोड़ी देर काम करेगा। अच्छा, आप हिंदी में ही लिखते हैं, आप उसका जवाब भी दे चुके हैं जी, क्योंकि आप सोचते हिंदी में हैं, आप लिखते हिंदी में हैं। अब एक सवाल भाषा के ऊपर, आपकी किताबें जो हैं वो बड़ी सरल हिंदी में होती हैं, ओके, है ना, वो जो कि बहुत अच्छा है। पर अगर हम कंपेयर करें उन सीनियर ऑथर्स का जिनसे अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि भाई सीनियर्स और जूनियर्स में या सीनियर्स में या न्यू कमर्स में
कुछ ना कुछ एक डिफरेंस तो ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो आउट ऑफ रेस्पेक्ट ही हो या वट एवर इट इज़। अब ये जो भाषा है, हिंदी लिटरेचर कह दीजिए या हिंदी फिक्शन कह दीजिए, स्टोरी टेलिंग कह दीजिए, एक तो भाषा है जो हमारी आचार्य चतुर्सेन वैम रक्षा में या शिवाजी सावंत मृत्युंजय, एक भाषा है हमारी प्रेमचंद की, और एक भाषा है हमारी लोकेश गुलियानी की। अरे है ना? तो अब हम बात ये करते हैं कि ये जो भाषा के जो 3 कैटेगरीज हैं, क्या हम बेस्ट सेलिंग ऑथर्स, सेलिंग तो नहीं कहेंगे, बड़े ऑथर्स, सीनियर ऑथर्स, या सीनियरिटी ऑफ एन ऑथर, या पॉपुलैरिटी ऑफ एन ऑथर, कहाँ तक आपके हिसाब से भाषा पे निर्भर करती है? साहित्य का बहुत मजबूत स्तंभ भाषा तो है ही, मगर क्या बहुत क्लिष्ट भाषा अगर है, जैसे शिवाजी सावंत की मृत्युंजय है, बड़ी क्लिष्ट भाषा है, हालांकि बहुत अच्छी है मगर बड़ी क्लिष्ट है, तो क्या आपको लगता है कि अगर किसी को हम ये कहते हैं कि आज आप पढ़ने की हैबिट डालिए, मतलब ये मैं क्वेश्चन एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि आप एक साथ आंसर दे सकें, कि आप आज अगर मैं अपने बच्चे को या यंगस्टर्स जो हैं जो अब आजकल नहीं पढ़ रहे हैं और हिंदी किताबें तो और भी कम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम ये कहते हैं कि भाई आप किताब शुरू करिए पढ़ना, तो नेचुरली अगर आपने शुरू में ही मृत्युंजय दे दिया शिवाजी सावंत का, तो शायद वो हिंदी किताब जीवन में नहीं पढ़ने का, है ना? तो भाषा कितनी ज़रूरी है फिक्शन राइटिंग में? जैसा कि मैंने बोला कि भाषा एक मजबूत स्तंभ तो है, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात है समय कौन सा चल रहा है ना? आप कौन सी पीढ़ी को टारगेट कर रहे हैं? जैसे जो आप युवा पीढ़ी को एनकरेज करना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसे तो थोड़े समय पहले एक नारा भी लगा था, नई वाली हिंदी है ना, वो भी खूब चला। हाँ। और आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं थोड़ी नज़र ग्राउंड पे भी रखता हूं कि लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, जेन्युइन इंटरेस्ट है। तो साहब आजकल गुनाहों का देवता अचानक से दोबारा आ गई है, हर जगह जहाँ देखो रील बन रही है, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। फिर बीच बीच में हमको कभी कसब भी दिखाई दे जाती है ना? और भी कई नॉवेल्स हैं जो आपको दिखेंगे, लेकिन उतनी पुख्तगी के साथ नए ऑथर्स के नॉवल नहीं दिखते। ठीक है, एक आध अपवाद को मैं छोड़ दूं, वो मैं कहता हूं हाइप्ड है, क्योंकि वो नॉवेल्स मेरे पढ़े हुए हैं, तो मुझे मालूम है कि उन नॉवेल्स में क्या बात है, कितना दम हो सकता है। लेकिन आप अगर पुराने नॉवेल्स जो मैंने एक आध दाम अभी लिए, अगर आप उनको आज भी पढ़ें तो आपको भाषा के उसमें दिक्कत नहीं आएगी। भाषा थोड़ी पुरानी ज़रूर लग सकती है। अब भाषा पे ही अगर आप बात कर रहे हैं तो निर्मल वर्मा तो आज भी बहुत कंटेम्प्रेरी भाषा उनकी आपको पढ़ने में आएगी। आपको लगेगा यार ये ऐसी हिंदी तो आज भी नहीं लिखते लोग, वो कब लिख गए। आप उनकी हिंदी के फैन हो जाएंगे। इतना सुंदर लिखा है, इतनी सुंदर भाषा है। विनोद कुमार शुक्ल को आप पढ़िए, कहाँ है उसमें ऐसे शब्द या इतने मुश्किल शब्द जिसको आप जार्गन्स बोले, क्लिष्ट बोले, नहीं है। तो आप अपने बच्चों को सही ऑप्शंस भी दे सकते हो, तो आपके ऊपर है। आपका खुद का एक्सपोजर कितना है उस भाषा को लेके, और आपकी प्लानिंग क्या है, बच्चे को आप क्या, कैसे आप ग्रूम करना चाह रहे हैं। और बच्चा कोई भी भाषा पढ़े यार, छोड़ दो, चलो आप दूसरी भाषाओं को छोड़ दो, आप बच्चा इंग्लिश भी पढ़े, क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। बच्चे की अपनी जेन्युइन इंटरेस्ट हो। जैसे मेरा बच्चा है, इंग्लिश में लाता है 80s में, हिंदी में उसमें उसके बोर्ड में 99 नंबर आए।
मैंने कभी उसकी कोई हिंदी की क्लास नहीं ली, जबकि उसकी दादी खुद हिंदी साहित्य से एम है, उन्होंने भी कोई क्लास नहीं ली। वो पढ़ता ही नहीं है दूसरों से, वो अपना ही पढ़ता है। और मतलब बच्चे में क्या टैलेंट है वो हमको कभी कभार पता भी नहीं होता, बच्चे की लाइकिंग क्या है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा गवर्न करने की बजाय मैं तो कहूँगा उनको ऑप्शंस दे देने चाहिए। भाई ये सारे ऑप्शंस हैं, अब आप देख लो, यही हम अफोर्ड कर सकते हैं, यही आपके सामने है, हमारी भी ज़िंदगी में यही चला है, ये किताबें हैं, आप देख लीजिए क्या पढ़ सकते हैं और पढ़ने दीजिए। लेकिन अगर पढ़ने की आदत बच्चे में डेवलप हो जाती है तो उससे बढ़िया सुख नहीं है दूसरा। चलिए, अब हम क्योंकि एंड की तरफ बढ़ रहे हैं जी, तो अब आपके कुछ ख्याल सुनते हैं, बिना उसके तो पॉडकास्ट ख़त्म हो नहीं सकता। आपकी जादुई आवाज़ जब तक पॉडकास्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं होगी तब तक पॉडकास्ट का वो हाइप नहीं बनेगा। फिर आपने व्यावसायिकता की बात कर दी। नहीं, अब व्यावसायिकता की बात तो करनी पड़ती है, आपका भी टाइम लग रहा है। जी 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 जी, ठीक है। तो जो मैंने आपको बोला था कि जो मेरा स्ट्रेस बस्टर है वो तो स्पोकन वर्ड पोइट्री ज़्यादा है, मुझे उसको लिख कर और बोल कर थोड़ा अच्छा लगता है। तो एक आध वही चीज़ सुना देता हूँ। एक चीज़, एक मिड लाइफ क्राइसिस मैंने कल सुनाया था, 40+। वही सुना देता हूँ। बिल्कुल, है ना, कल भी सुनाई थी और आपके इसरार पे अभी ये सुना देता हूँ। तो ये जो है ये बेसिकली मिड लाइफ क्राइसिस है। ओके, है ना, वो जो थिंकिंग होती है 40 के बाद वाली, उस पे कुछ लिखा था। हरी घास पर चलते हुए खुद ब खुद मन करता है कि मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लूं। पेड़ों से ढके इस रिजॉर्ट के पूल साइड वाले बाग में हम चहलकदमी करते हुए बार बार सिर उठाकर चांद को देखते हैं, कभी बादलों से बाहर आता हुआ, कभी फिर से बादलों में गुम होने को जाता हुआ। तुम मेरे कंधे पर बार बार अपना सिर रख देती हो और एक ठंडी सांस मेरे मुंह से निकल जाती है। दुनियादारी के धक्कों से लुटे पिटे हम चुनाव करते हैं एकांत का, सुविधा का, पेट भरने का, इस बियाबान रिजॉर्ट में इंटरनेट पर रिव्यू देखकर। कुछ हम जैसे ही जोड़ों के जो हमसे ही कुछ महीने, हफ्ते या दिनों पहले इसी घास पर चलकर जा चुके हैं, वो भी चांद को हमसे पहले झूठा कर चुके हैं। यकीन मानो इस रिजॉर्ट की चारदीवारी का चांद बिकाऊ है, वो हर रात बिकता है, वो अमावस पर भी बिकता है जब वो नहीं दिखता है। हम ढूंढ रहे हैं ऐसा आरामदायक फंदा जिसमें हम अपने तयशुदा समय पर फंस सके। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सबको मिल भी जाता है, बच्चों को पूल मिल जाता है, बैट बॉल, गार्डन और संगी साथी मिल जाते हैं। तुम और हम एक कोने में बैठ जाते हैं और आते जाते लोगों को देखते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में मेरे बालों में बढ़ती चांदनी के लिए एक अफसोस देख सकता हूँ, और कितना भी दिखाना चाहूँ तुमको मैं वो पुरानी औरत नहीं दिखा पाता जिससे मैंने प्यार किया था। सही समय पर वेटर आकर तुम्हारे लिए वाइन और मेरे लिए विस्की रख जाता है। 2 गिलास गले मिलते हैं और उन्हें पता है कि वो हमेशा की तरह कामयाब ही होंगे। वो सही सोचते हैं क्योंकि उन्हें 2 बार खाली करने के बाद मुझे दिखने लगी है वही सुंदर औरत जिसकी गर्दन का तिल जब मैं चूमता था तब उसकी बाहों के रोए खड़े हो जाया करते थे। तुम मुस्कुरा रही हो, शायद तुम भी मुझसे अतीत में मिलकर आ रही हो। वेटर को मैंने रिपीट करने को कह दिया है और तुमने अपने गिलास को एक और सरका दिया है। तुम होश में रहना चाहती हो, मैं होश खोना चाहता हूँ। रात का एक निश्चित पहर हमारा इंतजार कर रहा है, वो भी सुनना चाहता है हमें। तुम हौले हौले सौंप रही हो मुझे और मैं हौले हौले ग्रहण कर रहा हूँ। मेरे दिमाग के इस वक्त 2 टुकड़े हो चुके हैं। एक तुमसे प्यार कर रहा है, दूजा कल कितना बिल चुकाना है ये सोच रहा है। अच्छा, आपकी आवाज़ में जी, पोएट्री, प्रोज और सिंगिंग, ये तीनों चीज़ें
एक ऐसी जादूगरी बिखेरती है महफिल में कि लोग तो खैर मेस्मराइज होते ही होते हैं। आपके भी चेहरे से देखकर लगता है कि एक सुकून की अनुभूति आपको हुई है। वो तो मैंने बोला ना, मुझे पसंद है। जब मैं अपना लिखा पढ़ लेता हूँ तो वो मेरे लिए एक आत्मसंतुष्टि है कि हाँ, ये कुछ हुआ। तो अब एक संतुष्टि आप हमारे लिए करेंगे कि आप गुनगुना कर सुनाएंगे कुछ। अच्छा, तो ये एक मेरी गज़ल है जो मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है। ओके, आपकी ही लिखी हुई? हाँ, मेरी ही लिखी हुई। मेरे भोपाल के दोस्तों को बहुत पसंद है। मतलब हर महफिल में अक्सर वो इसरार करते हैं कि यार लोकेश वो सुना दो प्लीज़। तो एंड इट्स अबाउट इनकम्प्लीट रिलेशनशिप्स। ओके, है ना, कोई सूखा फूल किसी किताब में, कोई पुराना ख़त, कोई पुरानी फ़ोटो, कुछ वैसा ही है। ट्रेडिशनल वे ऑफ लविंग अ बिलवड। हाँ, एक फ़ोन कॉल, कुछ भी हो सकता है। अब तलक वो हमें याद करते हैं, अब तलक वो हमें याद करते हैं, थोड़ा थोड़ा बर्बाद करते हैं, अब तलक वो हमें याद करते हैं। काफिला तो गुजर गया यारो, काफिला तो गुजर गया यारो, मुसाफिरों को याद करते हैं, थोड़ा थोड़ा बर्बाद करते हैं, हम तलक वो हमें याद। मंजरे सहरा तब उभर आया, मंजरे सहरा तब उभर आया, जब वो बारिश की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा बर्बाद करते हैं, अब तलक वो हमें याद करते हैं। आगे और भी है बट ठीक है, वो फिर कभी सही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया। तो लोकेश जी, मज़ा आया बात कर कर। मुझे भी। होपफुली आपको भी आया होगा। और आपकी जो 11वीं किताब आ रही है, जब वो आ जाएगी तो डेफिनेटली हम एक बार फिर आपको बुलाएंगे। उस किताब पे चर्चा हम आज नहीं करेंगे क्योंकि वो एक स्पॉइलर की तरह हो जाएगा। फिर उसकी चर्चा हम तभी करेंगे ज़रूर। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया बात कर कर। थैंक यू सो मच तन्मय जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और लिटरेरी लाउंज का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम के लिए चुना, और आपकी टेक्निकल टीम का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे ख़ुद को भी आपको जो भी आपने पूछा उसने मुझे सोचने पे मजबूर किया काफ़ी कुछ, और अंदर से जो आंसर्स आए, आई होप उससे ऑडियंस को भी कुछ वैल्यू मिल पाए। तो मैं मानूंगा कि भाई ये हमारा कार्यक्रम, ये एक प्रयास सफल रहा। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।